गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखी गई एक कथा दी गई है जिसका शीर्षक है तंतारा वामिदो कथा। इसके पिछले 3 भागों में हमने इस कथा के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से अंडमान और निकोबार पहले एक ही द्वीप समूह था और किसी कारणवश ये 2 अलग अलग भागों में बट गया। जो ये कथा है लोक कथा, इसी कथा के आधार पर ही ये 2 भागों में बट गया था। इसमें जो युवक है ततारा वह बड़ा ही शक्तिशाली और नेक युवक था और लोगों की मदद करता था। इसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो बहुत अद्भुत दैवीय शक्ति वाली थी। एक दिन वह समुद्र किनारे टहलने गया। वहाँ पर इसे बड़ा ही सुंदर और इतना प्रभावी गीत सुनाई दिया जिससे वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। और जब वह गीत रुक गया तब उसने उस युवती से पूछा कि आपने गीत क्यों रोक दिया। उसने बड़े ही कड़े स्वर में कहा कि मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रही हूँ और तुम गीत गाओ वाला राग अलाप रहे हो। फिर उसे होश आया, मतलब ततारा को होश आया। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने उस युवती का नाम पूछा। उस युवती ने अपना नाम बताया वामिदो। अब जब दोनों युवक युवती को एक दूसरे का नाम पता चल गया तो दोनों एक दूसरे के अधीन हो गए, मतलब उन एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन होने लगे। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो वामिदो थी घर पहुंचकर भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस कर रही थी और उसे जिस प्रकार उसने तंतारा की जो साहसिक कारनामों के बारे में कहानियाँ सुनी थी उस कल्पना के आधार पर वह बिल्कुल अलग था। वह बड़ा ही शांत, सभ्य और भोला व्यक्ति था और वह अपने जीवन साथी के रूप में भी ऐसे ही व्यक्ति को सोचती थी। इसीलिए उसे वामिदो बड़ा ही, मतलब वामिदो को जो तंतारा था वह बड़ा ही अच्छा लगा और वह वापस उसी समुद्र के किनारे उससे मिलने चली गई। लेकिन दोनों एक दूसरे को शब्दहीन हुए एकटक निहारते रहे और अंधेरा बढ़ गया। कुछ समय बाद वामिदो सचेत हुई और वह अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी और जो तंतारा था वह फिर भी वहीं पर निश्चल, मतलब बिना हिला डुले और शब्दहीन हुए वहाँ पर खड़ा रहा। यहाँ तक हमने 3 भागों में पढ़ा था। इसके बाद देखिए दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। दोनों मतलब कौन? वामिदो और तंतारा रोज समुद्र किनारे उसी चट्टान पर पहुँचते और एक दूसरे को एकटक मूर्तिवत, मतलब मूर्ति के जैसे एकटक एक दूसरे को निहारते रहते। ना तो तंतारा वामिदो से कुछ कहता, ना वामिदो तंतारा से कुछ कहती और एक दूसरे को रोज वह देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवक ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। लपाती मतलब वामिदो का जो गांव था, जिस गांव के समुद्र किनारे पर वामिदो और तंतारा मिलते थे, वहाँ के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को, मूक मतलब जो मौन हो, बिना बोलने वाला, है ना। मूक मतलब जो हम बिना बोले प्रेम जो हो रहा है, मतलब ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते थे। इस प्रेम को उस लपाती के युवकों ने भांप लिया मतलब पहचान लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिदो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव ना था क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक गांव से दूसरे गांव में विवाह संबंध करना क्या था? विरोध था। इसका लोग विरोध करते थे। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिदो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे। अडिग मतलब दोनों अपना जो उनका जो काम था, मतलब जो एक दूसरे से जो प्रेम करते थे उसमें वो दोनों अडिग थे। दोनों अपनी बात पर डटे हुए थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलते रही। अब लोगों ने बात को हवा की तरह फैला भी दिया था और उनको समझाने बुझाने का भी प्रयास
किया गया, लेकिन वह दोनों अपनी ही अपनी बात पर अडिग रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बात पर मतलब डटे रहे उन्हें, क्योंकि उन्हें इन नियमों का कोई पालन नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उनके मन मिल चुके थे, उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। ये जो पशु पर्व है वो वर्ष में एक बार मनाया जाता है और हष्टपुष्ट पशुओं के साथ शक्तिशाली युवकों की प्रतियोगिता भी होती है। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुरमुट के पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई ताकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की वह वामिरो थी, जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा वियल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। जो मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब होता है दुविधा में था कि यह इतना तेज क्यों रो रही है, अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं है। लेकिन जो वामिरो थी वो तंतारा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी बड़ा व्याकुल हो गया, भावुक हो गया उसे देखकर। और जो उसकी रोने की आवाज़ थी, जो रुदन स्वर थे, रोने की आवाज़ थी, वह उसकी माँ तक पहुँची। और माँ ने जब उन दोनों को वहाँ देखा तो वह आग बबूला हो गई, मतलब बहुत क्रोधित हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग उसे अपमानित कर रहे थे। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से में से भर उठा। उसे जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच भी था। मतलब ऐसा निषेध परंपरा मतलब ऐसी परंपरा जो मतलब ऐसी परंपरा है जिस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वह परंपरा ऐसी थी। विवाह निषेध परंपरा मतलब एक गांव से दूसरे गांव में विवाह नहीं किया जा सकता। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। तंतारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच भी था। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे, क्योंकि लोगों को पता था कि जो तंतारा की तलवार थी वह अद्भुत दैवीय शक्ति वाली तलवार थी। लेकिन तंतारा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उस गुस्से को शांत करने के लिए, ठीक है ना, उस गुस्से का शमन करने के लिए, उस गुस्से को शांत करने के लिए उसने उसे धरती में घोंप दिया, मतलब धरती में गाड़ दिया और गुस्से से उस तलवार को खींचने लगा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक
जहाँ तक लकीर खिंच गई वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लग गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की। सब सिहर उठे, सब घबरा उठे थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा और दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा ततारा ततारा पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था। अंतिम भूखंड मतलब धरती का हिस्सा उस पर पड़ा था कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती, उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग का मतलब अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उसने गुस्से से क्या किया, जमीन के, धरती के अपनी तलवार से दो टुकड़े कर दिए और जिस हिस्से में वह था वह हिस्सा समुद्र में धंस गया और जिस हिस्से में लोग थे वह समुद्र से एक तरफ हो गया। उसने बचने का प्रयास भी किया। जो हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ था, मतलब गांव से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर रुकने का प्रयास भी किया, लेकिन वह फिसलता ही जा रहा था और कुछ समय बाद वह लहूलुहान हो गया। उसे कोई होश नहीं रहा और वह समुद्र में डूब गया। लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिला। अब जो वामिरो थी वह भी पागल हो गई थी और जो तंतारा था उसे वह खोज रहा था। खोजती हुई घंटों वहाँ बैठी रहती थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अपने परिवार से अलग हो गई और लोगों ने भी तंतारा को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव से भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। मतलब इस युगल दंपति ने अपना बलिदान देकर ये जो पुराने रीति रिवाज है, पुराने जो रूढ़ी बंधन है, इनको त्याग दिया, इनको बंद कर दिया। इसके बलिदान के बाद ही निकोबार के लोग हैं जो एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। अगर पहले ही वैवाहिक संबंध होते तो शायद तंतारा वामिरो की इस प्रकार की कथा प्रचलित होती। क्या उन्हें आत्म बलिदान देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। इसीलिए ये जो पुराने रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ जो है, पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, जब बंधन बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वह बोझ बनने लगती है। जब लोगों को हम पुराने रीति रिवाजों को चलाते तो हैं, लेकिन हम उसे बोझ की तरह मानते हैं, बोझ की तरह चलाते हैं, तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। क्योंकि बिना मन के, बिना हम
अच्छे मन की अगर किसी परंपरा का निर्माण नहीं करते हैं तो वह परंपरा कभी भी सही नहीं होती है। धन्यवाद।